हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली जैक बोर्ड ने कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर को जारी कर दिया है। और प्रत्येक सब्जेक्ट का कक्षा 8 में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र छात्राएं ध्यान से सुनेंगे कि आप लोगों का ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर आ गया है और सभी विषयों का आ गया है और सभी विषयों का सॉल्यूशन भी आपका हमारे इसी चैनल मिशन 2 पे करा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। आप लोग मॉडल पेपर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवश्य कर लेंगे। इसलिए करेंगे कि आपके जो परीक्षा में सवाल रहने वाला है, प्रश्न रहने वाला है, इसी मॉडल प्रश्न पत्र के अनुरूप रहने वाला है। और कई सवाल तो आपके डायरेक्ट मॉडल पेपर क्वेश्चन से भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी मॉडल पेपर प्रश्न को आप लोग जरूर कर लेंगे। ठीक है, सारा का सारा सॉल्यूशन करा दिया गया है, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। आइए हम इस वीडियो में आप लोग को सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन करा देते हैं। देखिए इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। आपके एग्जाम में टोटल प्रश्न जो है आपके 50 रहेंगे, है ना, और जिसमें से सभी प्रश्नों को करना आप लोगों के लिए अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक नंबर दिया जाएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, और सभी प्रश्न के आपके 4-4 विकल्प होंगे, जिसमें सही विकल्प होगा उसमें आप लोग को क्या करना है, चिन्हित कर देना है। आपको गोल गोल OMR पे उस ऑप्शन पे कर देना है। आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे और सबसे पहला सवाल को देखते हैं। देखिए आपका जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है मॉडल क्वेश्चन में, आपके हिंदी और इंग्लिश से दोनों दिए गए हैं ना। तो जो बच्चे हिंदी वाले होंगे हिंदी क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या दिया गया है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स, है ना। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल दूसरा नंबर। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? जेम्स मिल, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जेम्स रेनेल, है ना। तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ये जेम्स रेनेल को सौंपी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन चौथा सी है लॉर्ड वेलेस्ली और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो राज्य के हड़प नीति जो है ये किसने शुरू की थी? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, है ना। क्या दिया गया है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है ना। तो 5, 4, 2 या 3। तो कितने कालखंडों में बांटा गया? 3 कालखंडों में बांटा गया था ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? सूरत में, मद्रास में, कलकत्ता में, कालीकट में। तो फोर्ट विलियम किला का जो शहर बनाया गया था, ये बनाया गया था कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो बंगाल का, अवध का, मैसूर का, हैदराबाद का। तो टीपू सुल्तान कई बार आपके हम पिछले सेट में भी बता चुके हैं। इससे पहले मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए ला चुका हूँ। ठीक है, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, सारा का वीडियो, उसका भी मैंने प्लेलिस्ट आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें लिखा रहेगा क्लास 8 तैयारी 2025 की, है ना। तो टीपू सुल्तान जो है ये कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों ने जबरन कराई जाती थी? ठीक है, तो धान, नील, गन्ना, गेहूं। तो नील की खेती भारत में जो है अंग्रेजों द्वारा जो फसल की खेती, किस फसल की किसानों से जबरन खेती कराई जाती थी? तो नील की खेती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है ना। किसान जो है ना नील की खेती नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि इससे उपजाऊ जो है ना वो खत्म हो जाता था, है ना। इससे सारा जो है उपजाऊ वो खत्म हो जाता था, मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाती थी, है ना। इसलिए नहीं करना चाहते थे। तो और मुनाफा भी बहुत कम देते थे, तो इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, कोल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1832।
1855, 1995, 1857। तो कोल विद्रोह जो हुआ था बच्चों, ये हुआ था आपका 1831-32 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? मद्रास, मुंबई, बंगाल, सूरत। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो स्थापित किया गया था ये मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में। और कब किया गया था? तो 1854 ईस्वी में किया गया था स्थापित, है ना। और वहां पे जो उत्पादन जो है ना, उद्योग में उत्पादन जो है, काम चलना जो शुरू हो गया था ये 1856 में चलना शुरू हो गया था। ठीक है, तो 1854 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा मुंबई में। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो रांची में किसने किया था? बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर। तो इसमें कौन किया था? तो इसमें किया था विश्वनाथ सहदेव, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो संथाल, मुंडा, उरांव ये जो है ना झारखंड के हैं। कहाँ के हैं? झारखंड के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यहाँ की जनजातियां हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, जो लड़ाई हुआ था, उसका क्या कारण था? दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना, या फिर चर्बी वाले करतूस का अफवाह? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं आप, चर्बी वाले करतूस का अफवाह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसीलिए ये 1857 की क्रांति का एक कारण था, चर्बी वाले करतूस का अफवाह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे क्या दिया गया है? किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कोटा कहा जाता है? 1935 का शिक्षा अधिनियम, वुड डिस्पैच, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 13 नंबर का जो राइट उत्तर हो जाएगा वुड डिस्पैच को। जी हाँ, वुड्स डिस्पैच को क्या बोला जाता था? मैग्ना कोटा के नाम से जाना जाता था, है ना, उस एजुकेशन पॉलिसी को। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया गया है? सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा को दूर करने का जो श्रेय दिया जाता है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय में देखें तो बच्चों, तो ये राजा राम मोहन राय, ठीक है, जो 1829 में उनको दिया जाता है। दोनों को दिया जाता है सती प्रथा का दूर करने का श्रेय, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक को और राजा राम मोहन राय को। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ताराबाई सिंधी, ज्योतिराव फुले, पंडिता रामाबाई, हरविलास शारदा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या? ताराबाई सिंधे। जी हाँ, स्त्री पुरुष की तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित ताराबाई सिंधे, ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, है ना? 1829 में, 1872 में, 1856 में, 1899 में। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह का जो अधिनियम जो लागू हुआ ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1856 में, है ना, 1856 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना किया था ये दयानंद सरस्वती किया था, याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था बच्चों ये 1905 में हुआ था, और इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो वो आपका लॉर्ड कर्जन था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जो जाना जाता है ना, ये भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है, याद रखिएगा। अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? तो बोलना सर, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? कौन रहे हैं? जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान, या फिर अजित लकड़ा? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा माइकल किंडो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है ना? तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला जो देश, पहला जो देश है बच्चों, ये हमारा भारत देश है। कौन देश है? भारत देश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन है? तो पवन चक्की जो है ये नवीकरणीय संसाधन है ना, इसको हम लोग बार बार पुनः इसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, पुनः इसका निर्माण कर सकते हैं। जब तक हवा रहेगी तब तक हम लोग इसका क्या करेंगे? पवन चक्की से हम लोग को ऊर्जा उत्पादन करते रहेंगे। आगे देखते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव या जैव? तो कोयला जो है बच्चों ये आपके जैव संसाधन में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो और जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, अज्ञात, या फिर परिवर्तनशील?
तो इसमें अगर देखें हम, जिसकी मात्रा ज्ञात हो, है ना, और जो वास्तविक में हो, जिसका उपयोग किया जा रहा है, उसको हम लोग वास्तविक संसाधन क्या कहते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। इसका एग्जांपल ले लो ना, कोयला। कोयला क्या है, इसकी मात्रा ज्ञात है कि हमारे झारखंड में कितने कोयला है, हमारे भारत में कितने कोयले हैं, है ना, और इसका उपयोग भी किया जा रहा है ना। तो जिसका उपयोग किया जा रहा है, जिसका वास्तविक में ज्ञात हो कितना मात्रा में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संसाधन। अब मान लो कि हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि हमारे घर के नीचे सोना है, ठीक है, सोना का खदान है, तो ये तो संभाव्य है ना, कि संभावित हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो जो संभाव्य है कि वहाँ पे ये चीज़ निकल सकता है, वहाँ पे ये चीज़, तो वो संभावना में आ जाएगा, लेकिन जो है एक्चुअल में, वो उसको हम लोग वास्तविक संसाधन कहेंगे। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है, तो किस जिले में है, पलामू में है, सिमडेगा, लातेहार, गुमला में। तो कहाँ पर है, तो झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क है, जो ये लातेहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फटाफट आगे। देखिए, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी जो इसरो है द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया था, तो कौन, चंद्रयान 3, है ना। तो आप लोग को याद भी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है, तो आपका 2.77%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है, बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये युवाओं के कौशल विकास के, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो किया गया है, जिसमें होता है ना, कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाता है, किसी लड़की है तो सिलाई का ज्ञान दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का ज्ञान दिया जा रहा है, तो ये युवाओं के कौशल के विकास के लिए, है ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए इसको किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है, तो ये जूट को, पटसन, कपास, चावल, कपास को कहा जाता है। जी हाँ, ये कपास से रुई निकलता है और इसी को क्या बोला जाता है, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है, एपीकल्चर अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, या फिर फूलों की खेती। तो ये एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का क्या कारण है, तो जनसंख्या कैसे परिवर्तन, जन्म दर। जी हाँ, जन्म दर अगर बढ़ेगा तो जनसंख्या भी बढ़ेगी, मृत्यु दर अगर बढ़ेगा तो जनसंख्या घटेगी, प्रवास में भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे की आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का, कोयला का, जल का, पवन का। तो आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, लदांग, मिल्पा, रोका, झूम। तो ये माना जाता है झूम, है ना। उत्तर पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित खेती होती है, यानी कि एक जगह करने के बाद फिर दूसरी जगह चल जाना, तो उसको हम लोग झूम की खेती नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व तो कितना था, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या का घनत्व था ना, ये 382, कितना था, 382। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है ना, तो प्राथमिक, द्वितीयक, या तृतीयक, या चतुर्थक। तो उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, तो यह उद्योग जो है ना, उद्योग यानी फैक्ट्री, फैक्ट्री आपके द्वितीयक में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। जितना भी आपका प्राथमिक में आ जाएगा, कृषि हो गया, खनन हो गया, ये प्राथमिक में, उद्योग हो गया, फैक्ट्री, ये सब जितना भी हम लोग क्या करते, निर्मित करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ क्या हो जाएगा, द्वितीयक में आ जाएगा। तृतीयक में सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, यानी कि बैंकिंग आ गया, वकील आ गया, डॉक्टर आ गया, शिक्षक आ गया, वो तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। परिवहन आ गया, है ना। चलो आगे देखते हैं, तो इसका द्वितीयक है ना। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना, तो भारत जो संप्रभु राष्ट्र बना था, ये जब 26 जनवरी जब संविधान लागू किया गया था, उस समय क्या हुआ था, संप्रभु राष्ट्र बना था। तो कहाँ पे कब लागू किया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी, कई बार आपको बता चुके हैं कि 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 था जिसको 1 हटा दिया गया है, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। अभी वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया, राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन पद्धति, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 38 नंबर का
संसदीय शासन, है ना। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष है। जी हाँ, धर्मनिरपेक्ष है ना, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, ये सभी धर्मों का सम्मान पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री जो थी, ये थी इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बस 10 सवाल और बच्चों, फटाफट हम इसको भी कर लेते हैं 2-3 मिनट में। क्या बोला है? सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती से, पुलिस से, इनमें से कोई नहीं। तो सरकार के पास जो हम लोगों के लिए इतना सुविधा देती है, स्कूल खोलती है ना, चापा नल हर जगह जगह पे डलवाती है, और बहुत सारी सुविधा, हॉस्पिटल का है, स्कूल का है, बहुत सारी चीज़ों का है ना, पंचायत भवन का है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से लाती है पैसा आखिर सरकार? तो वो कर से। जी हाँ, हम ही लोग का टैक्स से क्या करती है? वो जन सुविधा प्रदान करती है। इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। ये जो है संसद के 3 अंग है। क्या है? 3 अंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है ये 545 है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर अधिकतम बोला गया है ना, तो अधिकतम जो बोला गया है तो यहाँ 552 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर उसमें सदस्य जो है ये 543 जो है कार्यरत है, लेकिन अधिकतम से अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो कितनी निश्चित है? तो वो आपका 552 है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? कई बार बता चुके, 17 है ना, अनुच्छेद 17 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, छुआछूत वाला, है ना। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री ज्योति, ये भी बताया आप लोग को। उज्ज्वल था, है ना, उज्ज्वल कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, ये भी बता चुके हैं। जो गरीब महिलाओं के निःशुल्क जो एलपीजी गैस दिया गया है खाना बनाने के लिए, वो कौन सी योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो देश में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है ये आपका 24 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफआईआर का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो वो होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 2 सवाल और बचे हुए यहाँ पर, 2-3 सवाल। इससे पहले मैं बता देता हूँ मेरे बच्चे, अगर हमारे चैनल पर आप फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन बटन को उसके बगल में जो दिखेगा उसको भी जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आती है आपकी 28 जनवरी के लिए इंपॉर्टेंट कोई वीडियो, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, आपको शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, और वीडियो को क्या कर देना है, लाइक भी कर देना, और एक प्यारे से कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, है ना। और इसी तरीके का और भी सॉल्यूशन पाना है आपको मॉडल पेपर का, या फिर कोई भी और अगर आपकी तैयारी चाहिए तो आप हमारे जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, जिसका आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर यूट्यूब मिशन 2 पर आप जाइए, वहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी का लिंक दिया हुआ है। चलिए, वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? समाजीकरण, हास्यकरण, अस्पृश्यता, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे समुदाय जो गरीब, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय को कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हास्यकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो देखिए, सरकार ने बच्चों संबंधित समस्या का शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो किया गया है, ठीक है, वो आपका 1098 है ना, 1098 है ना। अगर बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको शिकायत करने के लिए क्या कर सकते हैं? हेल्पलाइन नंबर में ये कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो ये आपका क्या है? सी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। आप लोग बेवजह का नहीं करना है ना। अगर कोई सच में समस्या है तो आप लोग बेझिझक कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 जुलाई, 31 मई, 31 मार्च, 30 अप्रैल। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है ये आपके 31 मई को
बनाया जाता है। तो ये था बच्चों आप लोग का 1 से लेकर 50 तक का सवाल जो आपके मॉडल पेपर में दिए गए थे। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे। मुझे आशा है कि आप लोग शेयर करेंगे, आप लोग शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे, है ना। चलिए फिर मेरे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।